हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखिएगा, हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हमें विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में प्राप्त होती है। उनका विदेश व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने काफी प्रगति की थी। सवाल उठता है कि ये सभ्यता अचानक ही कैसे पतनशील या पतन के गर्त में चली गई। अलग अलग इतिहासविद जो है उन्होंने इसके अलग अलग कारण जो है वो अध्ययन के आधार पर बताए हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं कि किस इतिहासविद ने क्या कारण इस सभ्यता के पतन के लिए बताया है। जैसे नंबर 1, बाढ़। इस सभ्यता के पतन के लिए एक कारण बाढ़ को माना जाता है। मार्शल, मैके, S.R. राव, ये विद्वान हैं जिन्होंने विभिन्न हड़प्पा स्थलों जैसे मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चनहूदड़ो और S.R. राव ने लोथल, यहाँ पे उत्खनन के बाद पाया कि मोहनजोदड़ो जो था ये यहाँ बसावट के 7 संस्तर, चनहूदड़ो में 3 और लोथल में 2 संस्तर पाए गए। यानी ये सभ्यता जो है वो 7 बार सभ्यता विनष्ट हुई और दोबारा से बसावट हुई। उन्होंने कहा कि बाढ़ आई, बाढ़ के कारण सब कुछ बह गया, फिर उसके ऊपर पुराने अवशेषों के ऊपर एक नई जो थी संस्कृति या सभ्यता का जो है उद्भव हुआ। इस प्रकार मैके ने चनहूदड़ो में 3 और लोथल में S.R. राव ने 2 संस्तर खोजे। तो इन विद्वानों ने बाढ़ को इस सभ्यता के पतन का एक कारण माना। नंबर 2, देखिएगा, आर्यों का आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिकट और मैके आदि विद्वान जो है ये इस सभ्यता के पतन का कारण आर्यों को मानते हैं। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया मोहनजोदड़ो। यहां से एक स्थान पर 21 नर कंकाल जो है वो प्राप्त किए और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और जो रहने वाले निवासी थे उनका नरसंहार किया और यहाँ पर एक नया सभ्यता जो थी वो पुरानी सभ्यता समाप्त कर दी और एक नई सभ्यता स्थापित की। इसके बाद नंबर 3 आता है जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष और R.N. स्टाइन ये विद्वान थे जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को इस सभ्यता के पतन का कारण माना। इनका कहना था कि ये क्षेत्र जो था ये क्योंकि यहाँ पर नदियों के किनारे बसा हुआ था, पानी की पर्याप्त थी, तो बारिश वृक्ष जो थे वो बहुतायत में पाए जाते थे जिसके कारण बारिश बहुत ज्यादा होती थी। इनका कहना था कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई तो वृक्ष जो है उनका कटान कर लिया गया जिसकी वजह से बारिश की मात्रा कम होने लगी और धीरे धीरे इस क्षेत्र में सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और इस सभ्यता जो थी उसका पतन हो गया। इसके बाद नंबर 4 कारण जो है हम देखते हैं भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन को बताने वाले जो विद्वान थे उनमें राइस, डेल्स, लैम्ब्रिक,
माधव स्वरूप वत्स सहानी आदि विद्वान थे। इन्होंने भूतात्विक परिवर्तनों को इस सभ्यता के पतन का कारण माना। इनका मानना था कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन को इन्होंने इस सभ्यता में पतन की भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदी जो थी उन्होंने अपने मार्ग बदल दिए, इसलिए नदी के किनारे रहने वाले जो क्षेत्र थे वो सूखा और दूसरी समस्याओं से, भूखमरी और प्यास के कारण या तो पलायन कर गए या उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, विदेश व्यापार में गतिरोध। WF सुलब्राइट ये एक विद्वान थे जिन्होंने विदेश व्यापार के गतिरोध को इस सभ्यता के पतन का कारण माना। इन्होंने बताया कि भारत के मेसोपोटामिया के साथ बहुत ही अच्छे विदेश व्यापारिक संबंध थे और ये संबंध जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा और ये व्यापार जो था ये कम होता चला गया और धीरे धीरे सभ्यता जो है वो गांव वाली सभ्यता में परिवर्तित होती चली गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। नंबर 6, इस सभ्यता के पतन का कारण जो बताया वो था महामारी। एक अमेरिकी विद्वान थे कैनेडी, KUR कैनेडी, ये अमेरिका के थे। इन्होंने मोहनजोदड़ो में जो 21 नर कंकाल मिले हैं उनका अध्ययन किया और उनके अध्ययन के आधार पर बताया कि मलेरिया की बीमारी के कारण ये लोग जो थे वो मारे गए और नतीजा ये हुआ कि महामारी पूरे व्यापक क्षेत्र में फैल गई और अधिकांश लोग मारे गए और बाकी ने पलायन कर लिया इस क्षेत्र से और इस सभ्यता जो थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। इसके बाद नंबर 7 हम देखते हैं प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक शिथिलता को इस सभ्यता के पतन का एक कारण मानते हैं। नेक्स्ट, अदृश्य गाज। एक रूसी इतिहासविद हुए दिमित्री मेव रूसी इतिहासविद थे। इन्होंने कहा कि अचानक ही एक अदृश्य गाज आकर गिरी। महाभारत से वो उसका उदाहरण लेते हैं कि अदृश्य गाज आई जिसमें लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान इस क्षेत्र का हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद तो ये अलग अलग कारण जो है अलग अलग विद्वानों ने दिए, लेकिन जब हम इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता जो थी वो फैली हुई थी। तो किसी एक कारण से पूरे क्षेत्र की सभ्यता जो है वो विनष्ट हो जाए ये हजम होने वाली बात नहीं है। जैसे हम बाढ़ की बात करते हैं, ये माना जा सकता है नदियों के किनारे जो नगर रहे होंगे वो बाढ़ के कारण वो विनष्ट हो गए होंगे, लेकिन उन नगरों को क्या जो नदियों के किनारे स्थित नहीं थे वहां बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं था, तो फिर वे वहां पर सभ्यता का पतन कैसे हो गया। ऐसे ही आर्यों के आक्रमण की अगर हम बात करें तो ये ठीक है कि मोहनजोदड़ो से 21 नर कंकाल मिले हैं, लेकिन इसके नगर के अलावा कहीं भी नर कंकालों का एक विस्तृत ढेर नहीं मिलता। दूसरा, ये जो नर कंकाल पाए गए हैं इनमें एक भी आर्यन प्रजाति का नहीं है। तीसरी चीज, जब युद्ध होगा दो पक्ष आमने सामने होंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि सब मरने वाले लोग जो हों एक पक्ष के हों दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति ना मरे, तो आर्यन प्रजाति का नर कंकाल भी पाया जाता। तो इतिहासविद जो है इस आधार पर इस मत को नहीं मानते। जलवायु परिवर्तन का उदाहरण ऐसे ही है, जैसे इस पूरे क्षेत्र में
सारे क्षेत्र जैसे हमने पहले बताया सब नदियों के किनारे नहीं थे। जहां नदियां ज्यादा थी, जहां बारिश ज्यादा होती थी, उस क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा होगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों पर उसका क्या असर पड़ा होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे ही भूतात्विक परिवर्तन, जहां नदियों के किनारे नहीं थे उस क्षेत्रों में सभ्यता का पतन कैसे हुआ। विदेश व्यापार में गतिरोध, एकदम से विदेश व्यापार समाप्त हो जाना ये हजम होने वाली बात नहीं है। और इसी तरह प्रशासनिक शिथिलता या अदृश्य राज जो है, वो अदृश्य राज ये एक कपोल कल्पित बातें लगती है कि इतने बड़े क्षेत्र में आज तक इस तरह की कोई घटना, उसके बाद हम कोई नहीं देखते कि पूरी सभ्यता इस तरह से समाप्त हो गई है। इस पर एक और मत है, संसाधनों का अतिशय उपभोग। देखिए हम जानते हैं कि ये सभ्यता लगभग 3500 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक ये सभ्यता रही, और लगभग 2600 के बाद ये सभ्यता जो थी बहुत ही विकसित रूप में सामने आती है। नतीजा ये हुआ जैसे जैसे नगर क्षेत्र के लोगों के पास संसाधन आए, वो धीरे धीरे जो थे विलासिता की ओर डूब गए, और उस विलासिता में वो जो उनका मूल था ग्रामीण क्षेत्र, उस क्षेत्र को भूल गए। नतीजा ये हुआ कि जो उत्पादक वर्ग था, जब उसे उस समृद्धि या विलासिता में उपभोग में अपना हिस्सा नहीं मिला, तो उसने अतिरिक्त उत्पादन करना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ इस क्षेत्र को खाने पीने की चीजें मिलने बंद हो गई, और नतीजा इस सभ्यता के पतन के रूप में सामने आया। ये एक जो है माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इस सभ्यता को पतन मान सकते हैं? देखिएगा, अगर हम इतिहास का गहराई से अध्ययन करें हड़प्पा काल से वर्तमान तक का, तो 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी के बीच का एक काल है, जिसके बारे में हमें पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य नहीं मिलते इतने ज्यादा। लेकिन इसके ठीक बाद 600 बीसी में द्वितीय नगरीकरण के समय ये ही सभ्यता के जो रीति रिवाज थे एक नए रूप रंग, नए कलेवर में हमारे सामने दोबारा से आते हैं। अगर हम उसका अध्ययन करें स्पेशली हिंदू समाज का, तो हम देखते हैं जिस प्रकार हड़प्पा काल में जल पूजा एक महत्वपूर्ण थी, ऐसे ही आज के समय में या हिंदू धर्म में जल पूजा का अपना एक महत्व है। वृक्षों में पीपल पूजनीय था, यहाँ पर पीपल भी आज के समय में भी वो पूजनीय है। या यहाँ पर वृषभ सबसे प्रमुख पशु था पूजनीय, यहाँ पर वृषभ के स्थान पर गाय को वो स्थान मिला। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे महिलाएं बिंदी का प्रयोग करती थी, चूड़ी या सिंदूर का प्रयोग करते थे, आज के समय भी बिंदी, चूड़ी या कंगन का उसी प्रकार प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। नाग पूजा उसी प्रकार है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये प्रकृति पूजक थे, इसी प्रकार आज के समय के लोग भी या आधुनिक समय के लोग भी प्रकृति पूजा को मानने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतनी विस्तृत सभ्यता का पतन जो है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि लिखित साक्ष्य इस काल के या पुरातात्विक साक्ष्य जो इस ओर इशारा करे बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिलते, इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। सब कुछ अनुमान के आधार पर है। धन्यवाद।